नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जिया सेंटर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मुख्य रूप से बात करने वाले हैं जेटेट के नए नियमावली 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता होगा कि 16 मार्च को ही जेटेट के नए नियमावली पे मुहर लग चुका था और नए नियमावली में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। किनको मौका मिलेगा, कौन जेटेट के किस एग्जाम को लिख पाएंगे, किनको बाहर कर दिया गया है, किनको मौका दिया गया है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम लोग जेटेट के कंप्लीट सिलेबस को भी समझेंगे और किनकी कितनी योग्यता है, किनको कितना छूट दिया गया है, क्योंकि लास्ट जेटेट का एग्जाम जो है वो 2015 में हुआ था और 2015 के बाद अब फिर जेटेट होने जा रहा है, तो कितने वर्षों का छूट दिया गया है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जो कुछ भी बदलाव हुए हैं डिटेल में हम आप सबको समझा देंगे, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ हम आप लोग को समझा देंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि देखिए बहुत लंबे समय के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है लोगों को जेटेट लिखने का। और 2015 से अब तक अगर देखा जाए तो 8-9 साल के बाद जेटेट का एग्जाम जो है वो लिया जाना है या जेटेट के एग्जाम होने वाला है। तो चीज़ों को बेहतरीन ढंग से समझ करके अपने आप को तैयार करना, सिलेबस को समझते हुए सिलेबस की तैयारी करना, ये बहुत जरूरी है। उससे पहले आइए क्या कुछ नियम में बदलाव किए गए हैं इसको हम आपको एक एक करके समझा देते हैं। देखिए 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों में बदलाव किया गया है। तो आइए एक एक करके हम आप लोग को समझा देते हैं। सबसे पहले पहला बदलाव को अगर देखेंगे जो जेटेट नियमावली 2024 में किया गया है, उसमें सबसे पहला बदलाव 1 to 5 वाले में किया गया। देखिए दोस्तों, अगर आप पुराने नियमावली को आप देखे होंगे तो उसमें ईवीएस को रखा गया था, इन्वायरमेंटल साइंस को रखा गया था, जबकि जेटेट नियमावली 2024 में ईवीएस को हटा दिया गया है। ध्यान रखेंगे, ईवीएस को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है और ईवीएस के जगह पे सामान्य अध्ययन को जोड़ दिया गया है। अब देखिए ईवीएस हटने और सामान्य अध्ययन जुड़ने से एक नुकसान छात्रों को सहना पड़ेगा, और ये नुकसान क्या है कि सामान्य अध्ययन का सिलेबस जो होता है बहुत बड़ा होता है। अब बड़ा होने के कारण इसमें थोड़ा सा स्कोर करना जो है वो टफ हो जाता है। लेकिन अब चूंकि ये नियमावली पास हो चुका है कैबिनेट से, 16 मार्च को ही कैबिनेट से मंजूरी मिल गया था इस नियमावली को, इस वजह से अब कुछ नहीं किया जा सकता है। तो जो ईवीएस था उसको हटा करके सामान्य अध्ययन को जोड़ दिया गया है। साथ ही साथ 1 to 5 में से बीएड वाले को हटा दिया गया है। मतलब बीएड वाले जो है 1 to 5 में आप फाइट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड जो बदलाव किया गया, दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव, वो इंग्लिश में पास करना इससे पहले वाले नियमावली में अनिवार्य था, लेकिन अब जो जेटेट नियमावली 2024 आया है उसमें पास करना अनिवार्य नहीं रखा गया है। मतलब ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट जो था इसमें अब पास करना अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो ये इसका सेकेंड बदलाव, और ये दोनों जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं 2024 के नियमावली में, खास तौर पे जेटेट के एग्जाम के लिए। और जेटेट का एग्जाम बहुत सारे लोग इसके बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा भी है और नहीं तो फिर बहुत नुकसानदायक भी है कि इंग्लिश को पास करना अनिवार्य नहीं रखा गया नया नियमावली में। तीसरा अगर महत्वपूर्ण बदलाव को अगर देखें तो दिव्यांग, SC, ST, BC1 और BC2 को 5% का छूट दिया गया है। ठीक है, 5% का छूट किन किन को दिया गया है? दिव्यांग, SC, ST, BC1 और BC2 को ये 5% का छूट दिया गया है। वहीं अगर आदिम जनजाति को देखा जाए तो आदिम जनजाति को 7% का छूट दिया गया, मतलब 7% का छूट दिया गया है। तो दिव्यांग, SC, ST, BC1 और BC2 के लिए 5% का छूट, वहीं आदिम जनजाति के लिए 7% का छूट दिया गया है। तो ये अलग अलग बदलाव किए गए हैं। इसके बाद पांचवा अगर महत्वपूर्ण बदलाव देखा जाए तो पहले कॉमर्स वाले को मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन अब 6 to 8 में भी कॉमर्स वाले को मौका मिल गया है। इट मीन 6 to 8 में 1 to 5 जो था, 1 to 5 में तो खैर कॉमर्स वाले तो फाइट करते ही थे, कॉमर्स वाले शामिल थे, लेकिन अब 6 to 8 में भी कॉमर्स वाले को मौका दिया जाने लगेगा। अगर छठे महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में देखें तो खास तौर पे अगर देखा जाए तो इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है।
जिसमें से स्पेशली अगर साइंस को देखा जाए तो साइंस में एग्रीकल्चर साइंस और बीटेक वाले को भी मौका दिया गया है। इट मीन्स पहले इनको मौका नहीं दिया गया था बीटेक वाले को, या फिर वैसे स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर से साइंस किए हुए थे या साइंस का डिग्री था, तो उनको इस जेटेट में मतलब जेटेट के एग्जाम में मौका नहीं दिया जाता था। लेकिन अब बीटेक वाले को भी और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कह सकते हैं या फिर कृषि वैज्ञानिक को भी अब जेटेट के एग्जाम में ये दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि वैसे स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जिनका आईएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का बोटनी और जूलॉजी में से कोई 2 सब्जेक्ट रहा हो। ठीक है, मतलब ये पांचों में से कोई 2 अगर आपका 12th क्लास में रहा हो, आईएससी में रहा हो, तभी आप इस एग्जाम में फाइट कर सकते हैं, इस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर से साइंस किए हुए, एग्रीकल्चर साइंस का डिग्री है या फिर बीटेक का डिग्री है, साथ ही साथ आईएससी में ये पांचों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये छठा बदलाव था। अब 7वां बदलाव में एक डेट याद रखेंगे, दैट इज 29/7/2011। ठीक है, देखिए 29/7/2011 से पहले अगर आप बीए किए हुए हैं या फिर ग्रेजुएशन किए हैं या फिर बीएड किए हुए हैं और अगर आपका 45% है तब तो काम चल जाएगा, मतलब 48% है तो काम चल जाएगा। इट मीन्स 29/7/2011 के पहले वाले छात्र का मिनिमम जो है वो 45% मांगा गया है, जबकि 29/7/2011 के बाद वाले छात्रों का ये कह दिया गया है कि उनका बीए या बीएड में 50% अंक जो होना है वो अनिवार्य है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा देखिए, 29/7/2011 से पहले वाले को 45% पे ही मौका दे दिया जा रहा है, जबकि 29/7/2011 वाले के बाद वाले को 50% उसका सर्टिफिकेट में होना अनिवार्य है, तभी वह जेटेट के इस नियमावली के अकॉर्डिंग जेटेट का एग्जाम लिख सकते हैं। तो इस डेट को आप याद रखेंगे 29/7/2011। ठीक है, 29/7/2011 के पहले वाले को 45% और 29/7/2011 के बाद वाले को 50%। लेकिन इसमें भी एससी हो, एसटी हो, बीसी हो या दिव्यांग पर्सन हो, इनको 5% का अतिरिक्त छूट दिया गया है। ध्यान रखेंगे, अगर वैसे व्यक्ति जो एससी कैटेगरी से हो या एसटी कैटेगरी से हो या दिव्यांग हो और अगर उनका ग्रेजुएशन 29/7/2011 के बाद हुआ है तो जरूरी नहीं है कि उनका 50% हो, उनका 45% पे भी उनको मौका दे दिया जाएगा, स्पेशली इन कैटेगरी वालों को, क्योंकि इनको स्पेशल 5% का छूट जो है वो दिया जा रहा है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इस डेट जो को आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा को लेकर अगर बात करें तो क्षेत्रीय भाषा में 15 अलग अलग क्षेत्रीय भाषा को अनुमति दिया गया है, जिसमें आपका हिंदी भी है, संस्कृत भी है और इंग्लिश भी है। तो 12th में इन 15 भाषा में कोई एक क्षेत्रीय भाषा होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट जो है 12th में या तो वो हिंदी रख ही लेते हैं या फिर वो इंग्लिश रख ही लेते हैं या फिर अगर आपका संस्कृत है, तो ये सब अगर आपका है 12th में, तब आप इस नियमावली के अकॉर्डिंग जेटेट 2024 के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दिया है, देखिए इसका जो नियमावली है, नियमावली का कंप्लीट पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आप हम मतलब जा करके और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। लेकिन जो चीज़ें हैं, जो मुख्य बदलाव आपको देखने को मिलेंगे उस नियमावली में, वो सारा मैं यहाँ पे लिख करके आपको समझा दे रहा हूँ शॉर्टकट में, मतलब कम समय में आपको बता दे रहा हूँ। चाहता तो उस पूरा पीडीएफ को भी पढ़ करके आप समझ सकते हैं, पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। लेकिन उसमें साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि जब इसका मतलब नोटिफिकेशन आएगा उस समय जिलावार क्षेत्रीय भाषा की भी सूची आएगी और डिस्ट्रिक्ट वाइज जब रीजनल लैंग्वेज की सूची आएगी तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको चूज करना होगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, खासतौर पे ये क्षेत्रीय भाषा वाला जो नियमावली लाया गया है या इसमें जो बदलाव किया गया है इस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट अब ये सोच रहे होंगे कि क्या हमारा होगा या नहीं होगा। अगर बीएड में आप न्यू एडमिशन कराए हैं और डीएलएड में अगर आप न्यू एडमिशन कराए हुए हैं, क्योंकि भाई बिना बीएड बिना डीएलएड का तो आप जेटेट लिख नहीं सकते हैं, तो
अगर इसमें आप न्यू एडमिशन कराए हुए हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि रिजल्ट आने से पहले आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट होनी चाहिए। मतलब जेटेट का एग्ज़ाम को आप लिख सकते हैं, लेकिन आप मान्य तभी होंगे जब जेटेट का एग्ज़ाम मतलब जेटेट का रिजल्ट आने से पहले आपके पास बीएड या डीएलएड का लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आपका आ जाए, ठीक है, या फिर लास्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन आपका हो जाए, तभी आप एक्सेप्टेबल होंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो बीएड और डीएलएड वाले छात्र हैं, खास तौर पे अभी जो लास्ट सेमेस्टर में होंगे, उनको तो मुझे लगता है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इसका रिजल्ट आएगा, जेटेट का रिजल्ट आएगा, तब तक लास्ट सेमेस्टर वाले का सब कुछ क्लियर हो चुका रहेगा। तो खास तौर पे जो लास्ट और सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में है उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि उनको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप है तो आपको दिक्कत हो सकता है। अगर इन केस ऑफ कल रह करके अगर एग्जाम होने के बाद अगर रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है या रिजल्ट किसी कारणवश प्रकाशित नहीं होता है तो उस केस में अलग चीज है। लेकिन अगर रिजल्ट आ जाता है और उससे पहले आपका बीएड या फिर डीएलएड का सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद नहीं होता है या फिर उसका रिजल्ट नहीं होता है तो आप इनवैलिड माने जाएंगे, आप इसके लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। आयु सीमा को लेकर के मतलब एज को लेकर के जो मिनिमम एज कट ऑफ रखा गया है वो 21 साल रखा गया है, ठीक है। हालांकि देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा विस्तार में पढ़ना होगा पीडीएफ को। 21 वर्ष जो है वो मिनिमम एज रखा गया है, ठीक है, और मैक्सिमम जो है वो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग रखा गया है। इसको विस्तार में समझने के लिए, इसको विशेष विस्तार पूर्वक समझने के लिए आप सहायक आचार्य का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ना उसको आप जरूर देख लें। जैसे कि पारा शिक्षक को 58 वर्ष तक का 58 वर्ष तक दिया गया है, और जो गैर पारा है मतलब पारा शिक्षकों को 58 वर्ष इसलिए दिया गया है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए पारा शिक्षक वाले का जो नियुक्ति हुआ था 2003 में हुआ था, और 2003 अभी कितना चल रहा है, 2024 चल रहा है, तो मतलब 2003 से लेकर के 2024 के बीच में 20 से 21 साल का गैप है, तो ये उनको स्पेशल छूट दिया गया है, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि अगर किसी पारा टीचर का 58 साल उम्र है और उसमें आप 20 साल घटा दीजिए तो उसको 38 साल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पे पारा शिक्षकों को जो है वो इतने उम्र तक इस जेटेट के एग्जाम के लिए छूट दिया जा रहा है। लेकिन जो गैर पारा है, गैर पारा वालों के लिए 7 वर्ष की छूट दी जा रही है, 7 से 8 वर्षों की छूट दी जा रही है। और इसका कारण यही है कि इसका जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2015 में हुआ था और अभी 2024 में होने जा रहा है, तो इस बीच का जो समय खराब हुआ है, इस समय की भरपाई के लिए जो आपका एज कट ऑफ रखा जाएगा वो 2015 रखा जाएगा। इसलिए गैर पारा वाले जो है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है, उनको 7 से 8 वर्षों तक का छूट आपको दिया जा रहा है। इसमें आपको किसी तरह को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अगर ओवरऑल बदलाव देखा जाए तो ये इंग्लिश का बदलाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। कॉमर्स वाले को 6 to 8 में मौका मिलना ये बहुत बड़ा बदलाव है। ईवीएस को हटा करके सामान्य अध्ययन को जोड़ा जाना ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। साथ ही साथ ये पहले 45% और अब 50% का मांग करना ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो जो भी महत्वपूर्ण बदलाव इसमें किए गए हैं वो मैंने आप सबको इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया। अब रह गया सिलेबस और इसका एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। जैसे 1 to 5 के एग्जाम में 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 6 to 8 के एग्जाम में भी 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। लेकिन जो दिव्यांग है, मतलब जो लो विजन वाले छात्र हैं, लो विजन कैंडिडेट को 3 घंटे का समय दिया जाएगा, मतलब 30 मिनट एक्स्ट्रा समय उन लोगों को दिया जाएगा। तो एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, चाहे वो 1 to 5 का सिलेबस हो या 6 to 8 का सिलेबस हो, एकदम विस्तार में हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। इस वीडियो में इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और इस वीडियो में आप मुख्य रूप से जो नियमावली 2024 में जो मुख्य बदलाव किए गए हैं वो समझा दिया मैंने आप सबको। अब इस हिसाब से आप देख लें कि आप कितने क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उस अकॉर्डिंग फिर आप लोग इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्द सिलेबस वाला वीडियो भी आ जाएगा और जिसमें विस्तार पूर्वक हम आप लोगों को सिलेबस बता देंगे, ताकि तैयारी के क्रम में किसी तरह का कोई दिक्कत आपको ना हो और इजीली आप तैयारी कर सके, ठीक है। बाकी विशेष जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चूंकि सारी जानकारी मैं समय पे देता रहता हूं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिलेबस वगैरह के बारे में डिटेल में समझा देंगे।